गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है सामूहिक अपनेपन का भाव। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो सविनय आंदोलन गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर, उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, लेकिन कुछ सामाजिक समूह ऐसे थे जिन्होंने इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिया। और उसमें जो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग थे या दलित और कह सकते हैं अस्पृश्य लोग जो थे, उन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन वो भी अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे और अपने तरीके से चाहते थे कि समाज के अंदर उनकी अपनी एक अलग से पहचान बने, तो उन्होंने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार किया। तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि सब लोगों के अंदर जो अपनेपन का भाव था, राष्ट्र के प्रति लगाव था, या उनके दिमाग में कैसे आया कि अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर हमने अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो ये वाली जो भावना थी, यानी सामूहिकता, सब एक है और सबको एक साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उनके ख़िलाफ़ एक संघर्ष करना है और हमें आज़ादी लेनी है। तो ये जो फीलिंग थी, ये जो भाव था, ये कैसे आया, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और ये तस्वीर है, इसमें क्या है, एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। इसमें चारों ओर जो हमारे सिंबल्स हैं जो यूनाइट करते हैं हमें, ये साइड में इस पिक्चर के बनाए हुए हैं। तो ये शो करते हैं कि हम सब भारतीय हैं और जो भारत है उसके लिए हमने उसको आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़नी है, ना कि अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। तो राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? जब लोग ये महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब उनमें ये फीलिंग आती है ना कि ये भारत देश हमारा है और हम इस देश के अभिन्न अंग हैं, तब उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। वे एकता के सूत्र में बंधने लगते हैं और कोई ऐसी कॉमन जो बात है, एक साझा बात ढूंढ लेते हैं। अब भारतीयों की हमने स्टडी किया था 8th में भी और 10th में भी। तो जब तक गांधी जी देश में नहीं आए थे तो सबकी कोई एक विचारधारा नहीं थी, सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने आकर जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों के थ्रू जो है लोगों तक संदेश पहुंचाए कि हमें असहयोग करना है और ब्रिटिश सत्ता को ही उखाड़ फेंकना है। अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं है, जब सत्ता ही ढह जाएगी तो हम आज़ाद हो जाएंगे और आज़ाद देश में हमारे सबको जो है इक्वल राइट मिलेंगे। तो ऐसी फीलिंग धीरे धीरे बहुत सारे और भी कारक रहे हैं जिन्होंने भारत में एकता का जो है पाठ पढ़ाया था या राष्ट्रवाद की भावना जगाई थी। तो कोई ऐसी जो कॉमन, क्योंकि सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स थी, सब अंग्रेज़ों से तंग थे, ठीक है। राजा अपने तरीके से तंग थे, किसान अपने तरीके से थे, सैनिक अपने मामलों को लेकर ब्रिटिश पॉलिसी से जो है डिसकंटेंट थे। तो बहुत हर एक जो समाज का वर्ग था वो किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो थे अंग्रेज़ों से, उनकी नीतियों से परेशान थे। अब उनके दिमाग में एक बात डालनी थी कि सब समस्याओं की जड़ क्या है, ब्रिटिश, और इसको तभी दूर किया जा सकता है जब हम यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो यही एकता का भाव क्या लाता है? राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्यार। तो ये एक यथार्थ रूप था, यानी कि लोगों के मन में इस चीज़ को लाना कि वो एक ही देश के अंग हैं। तो उनमें राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की भावना को लाना, उसको यथार्थ रूप देना, उसके लिए बड़ा लंबा जो है समय लगा। विभिन्न समुदाय हों या क्षेत्र या भाषाओं से, तो इन अलग अलग समूहों के अंदर जो अपनेपन का भाव था वो इंडिया के अंदर कैसे विकसित हुआ, लोगों के अंदर एक जैसी भावना कैसे आई, तो इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं बेटा जो इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे।
तो सामूहिक अपनेपन की यह भावना क्या थी, आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि सभी लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। हमने सैनिक विद्रोह पढ़ा है, किसानों का विद्रोह पढ़ा है, शिल्पकार हैं, इसी तरह देखो कितने जो राजा हुए हैं उनको और उनके दत्तक बच्चों को गद्दी नहीं दी गई, उनको अधिकार नहीं दिया गया। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई थी, नाना तात्या टोपे थे, तो इन लोगों को दत्तक बोलकर इनको राइट नहीं दिए थे। तो ये सब अपने लिए लड़े। तो ये जो संघर्ष ये इन्होंने किए, धीरे धीरे उन संघर्षों ने क्या किया, सबके अंदर क्या फीलिंग भावना लेकर आए, सामूहिक अपनेपन की। इनके अलावा क्या हुआ, बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके ज़रिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इवन कि हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि जब रेलवे का एक्सपेंशन हुआ तो रेलवे सिर्फ अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसका विस्तार किया था, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को पहले तो इससे घृणा थी, लेकिन जब वो सफ़र करते थे, आपस में बातचीत करते थे और जाति पाति का भेदभाव ख़त्म हो गया था, तो जब विचारधारा कॉमन हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि वो ग़ुलाम हैं और किन लोगों ने ग़ुलाम कर रखा है, उनको ही हमने इस देश से निकालना है। तो देखो रेलवे का ये एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी न्यूज़पेपर है। तो इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं इस टॉपिक के अंदर, जो सामूहिक अपनेपन का भाव लाने में हेल्पफुल रही हैं। जैसे साहित्य है हमारा, जो लिटरेचर है, लोक कथाएँ, फोक सॉन्ग, ठीक है, फोक जो है डांस, जैसे लोक कथाएँ, लोकगीत, चित्र, प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर से अंकित की जाती है। यहाँ पर हम एक पिक्चर देख रहे हैं। ये स्टार्टिंग में एक पिक्चर बनाई थी भारत माता की, ठीक है, और ये पिक्चर किसने बनाई थी, अविनिंदर नाथ टैगोर। अंडरलाइन करेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है ये, सोर्स वाले क्वेश्चन जो हैं। अविनिंदर नाथ टैगोर 1905 में उन्होंने ये पिक्चर बनाई। इसमें जो इनकी छवि थी वो सन्यासिनी के रूप में थी, यानी कि सिंपलिसिटी दिखाई गई है। इसमें क्या दर्शाया गया कि माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। एक हाथ में उनके माला है, उससे उनके सन्यासी गुण को जो है उसका पता चलता है। इसी तरह रवि वर्मा की भांति अविनिंदर नाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्रशैली विकसित करने का प्रयास किया जिससे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। तो यानी इस पिक्चर के थ्रू उन्होंने दिखाया कि हम एक हैं, ठीक है, हम एक ही जो है देश की अभिन्न अंग हैं और हमें सबको मिलकर रहना है। तो जैसा कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा तस्वीर से होती है, तो इससे लोगों को क्या होता है कि छवि गढ़ने में मदद मिलती है। हमने फ्रांस का जो है टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मारियान थी। इसी तरह जर्मनी का 9th में पढ़ा था, तो उन्होंने भी एक महिला को अंकित किया गया, यानी यहाँ महिलाओं का भी सम्मान है। और मारियान और जर्मनियाँ ये शो कर रही हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो मस्तिष्क से या मानसिक तौर से कितने खुले विचारों के हैं, वो ग़ुलाम नहीं हैं। उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हमने पढ़े। ऐसे ही भारतीयों ने भी बहुत सारे प्रतीक चिन्ह बनाए जिससे ये शो होता था कि वो इंडिपेंडेंट है या वो आज़ादी लेकर रहेंगे। तो ऐसा ही प्रतीक था भारत माता की छवि, जिसके ज़रिए क्या पता चलता था कि राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 1870 ईस्वी में दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में उन्होंने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। आनंद मठ जो है एक उपन्यास था किसानों से रिलेटेड। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय कह लो, ये बंगाली नेम है, तो उन्होंने आनंद मठ में इस गीत को वंदे मातरम, देखो बाद में क्रांतिकारियों का एक नारा भी बन गया वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो बोला जाता था तो उसमें भी अपनेपन की भावना आती थी।
ठीक है, जब हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हैं तो उसे उसमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। चाहे हम किसी भी जाति से, किसी भी धर्म या भाषा से संबंध रखते हैं, लेकिन हमारा मूल क्या है कि वी आर इंडियन। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। बंगाल के अंदर जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस वक्त वंदे मातरम गीत बोला गया और लोगों को यूनाइट करने में इस गीत ने बहुत हेल्प की। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविनिंदर टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को क्या दिखाया गया है, एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह क्या है, शांत है, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुण से युक्त दिखाई गई है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा तो कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विद रूप ग्रहण करती गई, क्योंकि जैसे जैसे ये छवि अलग अलग चित्रकारों ने बनाई तो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन भी उसमें डाल दी। तो भारत माता की जो तस्वीर है अब प्रेजेंट टाइम में वो कैसी है, ये देखो ऐसी है भारत माता की तस्वीर। तो ये भी एक कल्पना है। भारत माता की जो तस्वीर है, ऐसे कोई माता नहीं है, यानी कि हम इसी देश के वासी हैं और इसी मिट्टी से उपजा हुआ जो अन्न है खाकर हम जिंदा हैं। और हमेशा पालन पोषण कौन करती है, एक माँ करती है। तो पूरे भारत को एक माँ के रूप में दिखाया गया है कि यही हमारा देश है और इसी की आन बान शान के लिए हमने अपने आप को न्यौछावर करना है, इसलिए महिला प्रतीक बनाई गई है बेटा। ठीक है, तो गंभीर है, आध्यात्मिक गुणों से भरपूर है। आगे चलकर जैसी तस्वीरें कलाकारों ने बनाई तो उन्होंने विविध रूप छवि के अंदर डालते गए, लेकिन जो छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक जो था वो कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता गया। तो नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं में भी पुनर्जीवित। जो लोक कथाएँ हैं, बलार्स बोलते हैं, वीर गाथा गीत जो होते हैं, लोक कथाओं कहानियों की वजह से भी जो राष्ट्रवाद का आंदोलन था मजबूत हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने जो भाट थे, चारण थे, ये क्या करते थे, लोग गली गलियों में घूमकर शहर शहर जाकर गाथा गीत गाया करते थे, कहानियाँ सुनाया करते थे गीत के माध्यम से। तो लोगों को पता चलता था कि देश के अंदर जो ब्रिटिश लोग हैं उनकी क्या नीतियाँ क्या हैं, हमारा जो है परंपराएं, हमारी जो रीति रिवाज, जो हमारी कल्चर है वो क्या है। तो भाट और चारण ये भूमिका अदा करते थे, वो गा गा कर गीत के माध्यम से लोगों को समझाते थे। और लोकगीतों और जनश्रुतियों को जो भाट और चारण थे वो क्या करते थे, जो अलग अलग इलाकों में जो लोकगीत थे या उनके कल्चर थे उनको इकट्ठा करके गांव गांव घूमते थे और गाते रहते थे गीत के माध्यम से। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी जो संस्कृति है उसको पेश करती हैं, जिसको बाहरी ताकतों ने भ्रष्ट और दूषित कर दिया है। यानी कि वो क्या कहते, उन्होंने क्या गाया, उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने जो पूर्वज थे उनकी वीर गाथा जो थी उनकी गीत के माध्यम से गाई और बताया कि उनकी संस्कृति कितनी महान थी। और इसी महान संस्कृति को जो ब्रिटिश ताकत है उसने दूषित कर दिया है। ठीक है, अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए लोक परंपरा को बचाकर रखना ज़रूरी है। तो ये गीत के माध्यम से आम लोगों को, जो अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को भी समझ में आया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागी। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथक्स भी क्या होती है, इमेजिनरी जो है कहानियाँ होती हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन वो गाई जाती थी। इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित, जो हमारी कल्चर थी उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी तरह मद्रास में जो नेटेसा शास्त्री थे उन्होंने एक बुक पब्लिश की, नोट करेंगे, द फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया। इसमें तमिल लोक कथाओं का विशाल जो है संकलन मिलता है और 4 जो है खंडों में विभाजित है ये।
4 पार्ट है इस बुक के। उनका मानना था कि जो लोक कथाएँ हैं या राष्ट्रीय हैं साहित्य है, जो ये लोगों में उनके विचारों और विशिष्टताओं को मजबूत बनाने में और अभिव्यक्त करने में सहायता करेंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा तो राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगे ताकि लोग जागरूक हो जाएं। तो राष्ट्रवादी जो नेता लोग थे उन्होंने भी प्रतीकों का सहारा लिया और लोगों को एकजुट करने का जो है कोशिश की। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान देखो एक तिरंगा झंडा बनाया गया, ये भी एक प्रतीक है। तिरंगे को देखकर हमें बहुत प्राउड फील होता है कि ये हमारे देश का झंडा है, हमारा झंडा है। हर एक नागरिक जो इस देश में रहता है उस झंडे का सम्मान करता है, ठीक है। तो यही एक फीलिंग है। क्यों सभी सम्मान करते हैं? क्योंकि वो सबका झंडा है। तो बंगाल में जैसे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो उसमें एक तिरंगा झंडा था जिसका कलर क्या था? हरा, पीला और लाल। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है एक अर्धचंद्र दर्शाया गया इस झंडे के अंदर, ठीक है। भी 8 रियासतें थी बड़ी जिनके ऊपर अंग्रेज़ों का अधिकार था। तो 8 फूल दिखाए गए थे और हिंदू और मुसलमान जो बड़े संख्या में यहाँ लोग थे उनका एक निशान बनाया गया था अर्धचंद्र। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का एक झंडा तैयार किया और उनमें कलर क्या था? सफ़ेद, हरा और लाल, ठीक है। यहाँ हरा, पीला और लाल है, यहाँ सफ़ेद, हरा और लाल है, ठीक है। पीले की जगह पर क्या आ गया था? सफ़ेद। इसके मध्य में गांधी जी का जो एक चरखा था वो बनाया गया था जो स्वावलंबन का प्रतीक था कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम अपना जो है कपड़ा खुद बना सकते हैं सूत काट कर। तो यही जो है इस प्रतीक से शिक्षा मिली लोगों को। और जुलूसों में जब लोग निकलते थे तो वो हाथ में इसी झंडे को पकड़कर अंग्रेज़ों की अवज्ञा करते थे। तो झंडा भी राष्ट्रवाद की भावना को लाने में एक महत्वपूर्ण जो है प्रतीक बना। इसी तरह इतिहास की पुनर्व्याख्या, यानी कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन इतिहास था, उसको बुक्स के अंदर भी लिखा गया। जो पढ़े लिखे वर्ग थे उनको पढ़कर उनमें राष्ट्रवाद की भावना आई। जैसे लोक गाथा गीत थे या नृत्य थे, उससे उन लोगों को समझ आती थी जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन इतिहास की पुनर्व्याख्या भी राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाग अगर जगाना है तो भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि जो सिलेबस है बच्चों के पास उसमें भारतीय इतिहास होना चाहिए, ठीक है। भारत के बारे में लिखा होना चाहिए, जो शहीद हुए हैं, जो वीर पुरुष हुए हैं, उनकी गाथाओं को अंकित करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ें और उनमें भी ये भावना आए कि वो कितने महान देश के नागरिक हैं, ठीक है, एक अभिन्न अंग है। तो बच्चों के अंदर ये भावना लाने के लिए क्या किया गया कि सिलेबस के अंदर जो है भारतीय इतिहास को रखा गया। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो सिलेबस पढ़ाया, जो मैकाले एजुकेशन दी गई, उसमें सिर्फ वो पढ़ा लिखा वर्ग तैयार करना चाहते थे ताकि वो क्लर्क के रूप में काम कर सके। और भारतीयों को वो क्या शो करते थे कि वो अनपढ़ हैं, पिछड़े हुए हैं, जंगली हैं, आदिम हैं। तो वो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते, इसलिए हम उनके ऊपर राज कर रहे हैं, हम उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें सभ्य बना रहे हैं। तो इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। जो भारतीय थे वो देखो यहाँ भी जब अंग्रेज़ी शिक्षा शुरू हुई थी तो उसमें भी विचारधारा 2 भागों में बट गई थी। एक तो चाहते थे कि संस्कृति में जो है संस्कृत एजुकेशन का मोड हो और कुछ चाहते थे इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाए ताकि अंग्रेज़ों की जो लॉज हैं उनको पढ़ कर और पता चले कि हमारे देशवासियों में क्या कमी है या हमारे में क्या कमी है। तो 2 वर्ग बन गए थे भारतीयों की सोच के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के जो लोग थे वो अपनी महान उपलब्धियों की खोज करने लगे और उन्हें लिखने लगे ताकि उनको बच्चे पढ़े और उनको अपनी महान गौरव का, अतीत का पता चले।
जब कला और वास्तुशिल्प, जो विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून, ये सब सब्जेक्ट थे उस वक्त, हस्तकला, व्यापार फल फूल रहे थे, तो उनका मानना था कि इस महायुग के पतन का समय आया है और भारत को गुलाम बना लिया है। ये गौरवमयी जितनी भी प्राचीन बातें थी कि हमारा व्यापार बहुत विकसित था, ये हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी हिंदुस्तान का जो व्यापार था अपने चाहे वो नॉर्थ साइड हो, चाहे साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं से सी रूट से भी होता था, लैंड रूट से भी होता था, बहुत ज़्यादा जो फ्लोरिस्ड था ट्रेड। इसी तरह देखो विज्ञान और गणित में बहुत सारी उपलब्धियां थी। जीरो का आविष्कार जो था आर्यभट्ट ने किया था। इसी तरह बहुत महान चिकित्सक हुए हैं, डॉक्टर्स हुए हैं जिन्होंने शल्य चिकित्सा की है, जिसे सर्जरी कहते हैं। तो ये शुरुआत देखो भारत में हुई थी। और कला और वास्तुशिल्प का जो नमूना भारत के अंदर मिलता है वो वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं मिलता। तो ये सारी गौरव करने वाली बातें थी जिनको बुक्स के अंदर लिखा गया, इतिहास के अंदर पढ़ाया गया बच्चों को। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा की मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया। यानी ये सब बातों को जब लिखा गया तो उनको दिखाया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया हुआ है, ठीक है, और हम इसका तख्ता पलट कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगा सकते हैं, एकता लाकर। जब तक हम एक नहीं होंगे हम ये मुट्ठी भर जो ब्रिटिश सिपाही हैं उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारी जातियों धर्मों के लोग रहते थे जिनमें आपसी सद्भावना, भाईचारा नहीं था। फूट डाल रखी थी अंग्रेज़ों ने, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई हुई थी। तो यहाँ सोर्स में देखो यही बात बताई गई है कि पुराने ज़माने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, जो भी बाहर से हमारे देश में आता था, तो यहाँ के जो आर्यवंश के लोग थे उनके साहस, सच्चाई और विनम्रता, ये सब देखकर हैरान रह जाते थे। इन गुणों के अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस ज़माने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातार चीन यानी इतनी दूर दूर तक कब्जा किया हुआ था हिंदुस्तानियों ने, अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब एक शूद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर इतने बड़े महान राजा हुए हैं जिन्होंने इतने इतने युद्ध जीते और चीन से लेकर अफ़गानिस्तान और ईरान, इराक तक अपने झंडे फहराए। देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो प्राचीन काल का सबसे जो है शुरुआती राजाओं में से राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका जो एम्पायर था वो ईरान, इराक तक था। इसी तरह जो चाइना, मंगोलिया, यहाँ तक का जो इलाका था, यहाँ पर जो मौर्य ये आर्यवंश के लोग थे, इनकी पताका थी। तो बहुत बहादुर राजा हुए हैं जिन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को और भी विशाल बढ़ाया। लेकिन कुछ चंद जो सिपाही थे उन्होंने हमारी जो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफ़रत का फ़ायदा उठाकर हमें अलग करके रखा और हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई गई प्रतीकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, तो लोगों के अंदर जागरूकता लेकर आई ये चीज़ें। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्या थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे भी हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। वे राष्ट्रीय प्रतीकों का योगदान तो है, लेकिन यहाँ बताया गया कि ये एक ही कम्युनिटी को शो करते थे, हिंदू जाति को। तो बाकी जो अल्पसंख्यक थे जैसे मुस्लिम, तो उनमें ये जो भावना थी अभी पूरी तरह से नहीं पनपी थी। अब ये चैप्टर ओवर हो गया है। निष्कर्ष है कि अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। जो लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था कि अंग्रेज़ जो थे सबके लिए उन्होंने इतनी शोषणकारी नीतियाँ बनाई, किसी भी समाज के वर्ग को नहीं छोड़ा उन्होंने, इसलिए वो स्वतंत्रता का जो साझा संघर्ष था उसकी तरफ बढ़ रहे थे जो आम लोग थे।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, लेकिन इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले भी समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाएं और अपेक्षाएं थी। ठीक है, उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी। जैसे हमने पढ़ा था पीछे, अस्पृश्य थे जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। उनकी क्या सोच थी कि समाज में जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनका बिल्कुल भी ना तो राजनीति में प्रतिनिधित्व है, ना ही समाज के अंदर उनकी इतनी इम्पोर्टेंस है, ऐसी मुस्लिम सोचते थे। तो उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अलग अलग थीं। ठीक है, तो कांग्रेस ने कोशिश की, गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष चलाए, तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन हो रहे थे, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन थे, चाहे राष्ट्रवादी आंदोलन थे, तो इससे लोग जो थे, भारतीय जो थे, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया। एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा। यही वजह कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियाँ राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण में आ जाती थी। अब यहाँ ये बताया गया कि कांग्रेस ने एफर्ट्स किए, लेकिन हमने देखा था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, तो उसमें जो संपन्न किसान थे उनकी ज़्यादा सुनवाई होती थी, जो गरीब मजदूर थे, किसान थे, उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं होती थी, तो वो कांग्रेस के नज़दीक नहीं आते थे। कांग्रेस जो थी अमीरों की एक सभा थी, रिचेस्ट पर्सनस थे उसमें। तो इस तरीके से चाहे उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत एफर्ट्स किए, ठीक है, और अंत तक भी पहुँचे, लेकिन फिर उनके आपस के जो टकराव थे वो सामने आ जाते थे और उनके जो संघर्ष थे वहीं के वहीं रह जाते थे। जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था, लेकिन फिर भी सभी के सामूहिक प्रयत्नों से देश को आज़ादी मिली और हम 1947 में आज़ाद हो गए। ओके बेटा, चैप्टर ख़त्म हो गया है। गुड बाय।